वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ये आपका 8वां क्लास का चौथा चैप्टर कृषि, जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आप किसी भी कंपटीशंस की तैयारी करते हैं तो उसका शुरुआत आपको एनसीईआरटी से करना चाहिए। हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ते हुए चल रहे हैं, कीवर्ड बनाते हुए चल रहे हैं। तो चलिए चौथा चैप्टर 8 क्लास ज्योग्राफी का कृषि पढ़ते हैं। ये आपका एनसीईआरटी बुक है। तो कहता है कि गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है: प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिससे संबंधित प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन किया जाता है। जिन क्रियाओं के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन किया जाता है उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जैसे कृषि, मत्स्य संग्रहण, पालन या संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, यानी प्राकृतिक संसाधनों का प्रसंस्करण करना क्या कहलाता है, मतलब उसको संशोधित करना क्या कहलाता है? द्वितीयक क्रियाएं। इस्पात विनिर्माण मतलब इस्पात बनाना, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, ये सभी क्रियाएं द्वितीयक क्रियाएं हैं। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना है। तो तृतीयक क्रियाएं में कौन आती है? जो क्या करता है? सेवा कार्यों में लगा रहता है। तो सेवा कार्यों को क्या कहते हैं? तृतीयक क्रियाएं कहते हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो आप समझ गए होंगे, प्राथमिक क्रियाओं में मूल रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन होता है। द्वितीयक क्रियाओं में फैक्ट्रियां चलती है, मतलब उसे प्राथमिक संसाधन को यानी कृषि और मत्स्य के जो पदार्थ हैं उसको संशोधित करके प्रसंस्करण करके कुछ उत्पाद बनाए जाते हैं। और तृतीयक क्रियाएं जो इनमें जो लोग काम करते हैं या जो सेवा देते हैं, कुछ निर्माण नहीं करते, बस वो सेवा प्रदान करते हैं, तो उसे हम तृतीयक क्रियाओं में कहते हैं। इसलिए प्राथमिक क्रिया को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्रिया को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्रिया को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन एगर या एग्री जिसका अर्थ होता है मृदा और कल्चर जिसका अर्थ होता है कृषि करने से हुई है। तो एग्रीकल्चर कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। एग्रीकल्चर कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है जिसका सीधा संबंध मृदा से होता है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृत मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। क्या क्या मतलब कृषि कार्य के लिए क्या जरूरी है? स्थलाकृत मृदा और जलवायु। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषिगत क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए प्रयुक्त कारक विद्यमान है। तो कृषिगत भूमि आप देखिए मानचित्र में किस तरीके का दिया गया। ये जो ग्रीन ग्रीन हिस्सा दिख रहा है, यही सब हिस्सा जो है वो खेती वाले भूमि हैं। ठीक है, भारत का देखिए लगभग सारा हिस्सा ही खेती युक्त है ना। और ये जो बीच में छोटा नागपुर का पठार वाला हिस्सा है जहाँ खेती नहीं खनन होता है, जहाँ खनिज उनिज पाया जाता है। और बाकी आप देख सकते हैं कि या तो एशिया महादेश के भारत वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा खेती होता है
या तो आप यूरोप महादेश में देखिएगा बहुत खेती होता है, बाकी अफ्रीका में बहुत कम खेती होता है, दक्षिणी अमेरिका में कम खेती होता है, उत्तरी अमेरिका में होता है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के इधर देख सकते हैं पीछे खेती होता है ज़्यादा, परंतु ज़्यादातर भाग में खेती नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है वहीं कृषिगत भूमि, उपजाऊ भूमि है, और भारत उस मामले में सर्वाधिक धनी है। कृषिगत भूमि का वितरण ये आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पे क्या आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। एग्रीकल्चर को बोलते हैं क्या? कृषि बोलते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब उसका कृषि होता है। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे खेती कहा जाता है या एग्रीकल्चर कहा जाता है। अगला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर को रेशम उत्पादन कहते हैं। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, वाणिज्य मतलब सीधे सीधे खरीद बिक्री के लिए, यह कृषक की आय के पूरक हो सकता है। तीसरा है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर को क्या बोला जाता है? मत्स्य पालन। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य का पालन किया जाता है। अगला है विटीकल्चर, जिसमें द्राक्षा खेती, द्राक्षा माने होता है अंगूर, द्राक्षा संस्कृत शब्द है, द्राक्षा मीन्स अंगूर, तो विटीकल्चर का मतलब अंगूरों की खेती। हॉर्टिकल्चर या उद्यान वाणिज्य, जैसे केला की खेती, पपीते की खेती, तो ये सबको हॉर्टिकल्चर में रखेंगे। तो ये आप जरूर याद कर लें या लिख लें। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि, सेरीकल्चर का मतलब रेशम उत्पादन, पीसीकल्चर का मतलब मत्स्य पालन, विटीकल्चर का मतलब अंगूर की खेती या द्राक्षा कृषि, और हॉर्टिकल्चर का मतलब फलों तथा सब्जियों को उगाना। ठीक है, आशा है ये लिख लिए होंगे, नहीं तो आप रोक के भी लिख सकते हैं, परंतु यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, सेरीकल्चर मीन्स रेशम उत्पादन, पीसीकल्चर मीन्स मत्स्य पालन, विटीकल्चर मीन्स द्राक्षा कृषि, हॉर्टिकल्चर मीन्स उद्यान कृषि। एक और आता है मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य पालन तो हो गया, एक आता है मधुमक्खी पालन। ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा, उसको बी कीपिंग भी कहते हैं। कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, तो इसमें क्या क्या निवेश करने की जरूरत होती है? बीज में निवेश होता है, बीज में पैसा लगता है, उर्वरक खाद में पैसा लगता है, मशीनरी में, और श्रमिक को देने के लिए पैसे लगते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट ये हो गया। उसके बाद क्या है? जुताई, बुआई, इसमें ये सारे कार्य क्रियाकलाप किए जाते हैं कृषि करने के लिए, जुताई, बुआई। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कृषिगत भूमि की कृषिगत पद्धतियाँ। निवेश किस में हुआ? मशीनरी में, बीज में, रसायन यानी उर्वरक में। ठीक है, ये हो गया जुताई, बुआई, और ये आपका छिड़काव हो रहा है, फसल तैयार हुआ। यहाँ पे भौतिक निवेश क्या है? मतलब प्रकृति क्या क्या देती है? सूर्य का प्रकाश देती है, तापमान सही होना चाहिए, ढाल, मृदा और वर्षा, ये सब। इसका फिर क्या किया जाता है? मानवीय निवेश के क्या क्या है करने के बाद क्या होता है? भंडारण, श्रम, मशीनरी, और यहाँ पे रसायनों का प्रयोग। तो सिंचाई, इसमें क्या क्या आता है? सिंचाई, निराई, निराई का मतलब खरपतवार को हटाना, अपशिष्ट पौधे को हटाना कह सकते हैं। कटाई, तैयार फसल को काट कर अलग करना। इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन भी आते हैं। तो चाहे कोई ऊन उत्पादन करे या कुक्कुट उत्पादन करे, ये सभी कृषि के अंतर्गत ही आएगा। आगे है यहाँ पे जैविक कृषि, इसका भी रोचक तथ्य है। इस प्रकार की कृषि में रसायन खादों का स्थान जैविक खाद का प्रयोग, जिन कृषि पद्धति में केवल जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है या प्राकृतिक पीरकनाशी जैसे नीम के पत्ता, तुलसी का पत्ता, ये सब का प्रयोग किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या? जैविक कृषि। ठीक है, उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है, इसमें आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। कहता है कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग और श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकार से वर्गीकृत है। एक है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? जिसमें केवल पेट भरने के लिए
खेती किया जा रहा हो। इस प्रकार के कृषि कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि कहा जाता है, में वर्गीकृत किया गया है। तो निर्वाह कृषि कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लिख चुके होंगे, देखते हैं। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो किस प्रदेश में? मानसूनी प्रदेश में। और यहाँ पे कह रहा है दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में ही हम लोग आते हैं। एशिया के दक्षिण पूर्व वाले भाग में ही भारत आता है। तो भारत में कैसा खेती किया जाता है? गहन निर्वाह कृषि किया जाता है। और भारत भी क्या है? मानसूनी प्रदेश है। आदिम निर्वाह कृषि ये स्थानांतरित कृषि है, जिसको चलवासी पशुचारण शामिल है इसमें, ठीक है। मतलब लोग चलते रहते हैं, कहीं पे 2 महीना 3 महीना रुक गए और वहाँ पे खेती कर लिए, तो इसी को बोलते हैं आदिम निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि, या इसी को चलवासी पशुचारण कहा जाता है। तो ये इन कृषि के अलग अलग नाम हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्थानांतरित कृषि। अभी अभी आप बात कर रहे थे अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र में, किसमें? अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र में है। जैसे उत्तरी बिहार में भी यही वाला खेती होती है, स्थानांतरित की। कुछ दिन वहाँ रहते हैं लोग, खेती करते हैं, और फिर जब बाढ़ उड़ आता है तो वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये खास तौर पे किस क्षेत्र में आता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, या सघन वन क्षेत्रों में ऐसा पाया जाता है, या बाढ़ वाले क्षेत्रों में ऐसा पाया जाता है। जब राख को मृदा में मिलाया जाता है, मतलब वहाँ पे भूखंड को क्या किया जाता है? वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और तब राख को मृदा में मिलाया जाता है, तथा मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं, याद रखें। ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी तक में पूछा गया है। क्या स्थानांतरित कृषि को और किस नाम से जानते हैं? कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि कहाँ पाई जाती है? अमेजन बेसिन में, उष्णकटिबंधीय सघन वन क्षेत्र में। और यहाँ पे स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं? मक्का, रतालू, आलू, कसावा। स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जानते हैं। इसी का अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। ये वाला भी चीज़ खूब पूछा जाता है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा कि स्थानांतरित कृषि का क्या क्या नाम है। तो स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, ये लिख लीजिएगा। उत्तरी पूर्वी भारत में इसको बोलते हैं झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि को। मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है, याद रखें। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? मिल्पा। ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है, और मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है, याद रखें। ये वाला चीज़ जरूर मतलब लिख लें कि स्थानांतरित कृषि को कहाँ क्या कहा जाता है। भारत के भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीज़ कहा जाता है, परंतु ये सारे चूंकि डब्बा में दिया हुआ है, यही वाला ज़्यादा पूछा जाता है किसी कंपटीशन में। आगे चलवासी पशुचारण। सहारा के अर्ध शुष्क, सहारा रेगिस्तान ना पहले भी सुने होंगे,
शुष्क प्रदेशों एवं मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप होती है। तो ये गतिविधि किस कारण से होती है? जलवायविक बाधा कि जल की उपलब्धता जिधर रहेगी उधर उधर पशु जाता रहेगा। पशुचारक मुख्यतः भेड़ क्या क्या पालते हैं? भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियां। ठंडी प्रदेशों में याक पालते हैं और कश्मीरी बकरियां। ये पशुचारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराता है। ये जो पशुएं हैं ये सारे उपलब्ध कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे चलवासी पशुचारक ऊंट को यहाँ चला रहा है। वाणिज्य कृषि, वाणिज्य कृषि ये अभी अब तक जितना भी पढ़ रहे थे वो सब निर्वाह कृषि था। वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। ठीक है, तो बाजार विक्रय के लिए की जाने वाली खेती को क्या बोलते हैं? वाणिज्य कृषि कहते हैं। तो जो बाजार में वस्तुओं को बेचने के लिए खेती की जाती है उसे हम वाणिज्य कृषि कहते हैं। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीन के द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, इसमें कौन कौन सा? अनाज कृषि मतलब जिसमें खास प्रकार का अनाज, मिश्रित कृषि जिसमें 2-3 प्रकार के फसल, और रोपण कृषि भी शामिल है। क्या क्या है? रोपण कृषि, मिश्रित कृषि और वाणिज्य अनाज कृषि। मतलब ऐसे अनाजों का हम रोपण मतलब उत्पादन करते हैं जिसको सीधे हम उपयोग नहीं करते बल्कि उसको बाजार की आवश्यकता होती है, तो उसको हम बाजार वाणिज्य अनाज कृषि कहते हैं। तो वाणिज्य कृषि, अनाज की कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे गन्ना उन्ना का उत्पादन जो होता है, वाणिज्य अनाज कृषि में फसल वाणिज्य उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान, कौन सा? शीतोष्ण घास के मैदान जो है, घासीय मैदान जो है, वाणिज्य अनाज कृषि के लिए प्रमुख क्षेत्र है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों में युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। तो किसमें? शीतोष्ण घास वाले मैदान में। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे के फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। तो जो कृषि भोजन एवं चारे के लिए प्रयोग किया जाता है, भोजन और चारे के लिए प्रयोग किया जाता है, उगाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। जैसे धान उन जो होता है उसमें भोजन भी मिल जाता है और वहां से चारा भी मिल जाता है गन्ना उन्ना में, है ना। आगे रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जहां कहवा, काजू, रबर, केला ये पूछा जाता है कि किसका किसका रोपण कृषि से किया जा सकता है। तो रोपण कृषि किसका किया जाता है? कहवा, काजू, रबर, केला, कपास, ये सबको एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ही हैं। प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबर, ये याद रखें, मलेशिया में किसकी खेती होती है? रबर की। ब्राजील में कहवा, ब्राजील में कहवा। भारत और श्रीलंका में चाय, भारत और श्रीलंका में चाय की खेती होती है। रोपण कृषि के तौर पे भारत और श्रीलंका में चाय की खेती होती है। ब्राजील में रोपण कृषि के तौर पे कहवा की खेती होती है और मलेशिया में रोपण कृषि के तौर पे रबर की खेती होती है। ये ध्यान रखें, ठीक है। आगे मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई
जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योग के लिए भी कच्चे माल को आपूर्ति करते हैं। गेहूं, चावल, मक्का और बाजार मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। ठीक है, तो कुछ फसलों को हम क्या कहते हैं, खाद्य फसल कहते हैं, और कुछ फसलों जो है वो क्या है, रेशेदार फसल कहलाता है। चाय और कहवा को पेय फसल कहा जाता है। आप समझ गए होंगे, चाय और कहवा कैसा फसल है, पेय फसल है। ठीक है, गेहूं, बाजरा, मक्का ये सब कैसा फसल है, खाद्य फसल है। और कपास और जूट कैसा फसल है, रेशेदार फसल है। समझ गए होंगे फसल किसे कहते हैं। तो एक बृहद भाग में एक ही प्रकार के पौधे को रोपने को हम फसल कहते हैं। चलिए आगे, तो यहाँ पे धान की रोपनी हो रही है। ठीक है, चावल की खेती मतलब की जा रही है, ये गेहूं की कटाई हो रही है, और यहाँ पे बाजरे की खेती आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है चावल कहाँ होता है या किन किन जगहों पे होता है। चावल यह विश्व का मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध प्रदेश में होता है। चावल के लिए गर्मी मतलब गर्मी और बारिश दोनों चाहिए, तो ये उपोष्ण कटिबंध में होता है या तो उष्ण कटिबंध में, शीत कटिबंध में ये नहीं होगा। ठीक है, चावल के लिए उच्च तापमान, ये पूछा जाता है, चावल कैसे मौसम में होता है, उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता, ये दोनों चीज चाहिए। मतलब आर्द्रता यानी वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिक्का युक्त जलोढ़ मृदा में, मतलब चेका चेका जो बन जाता है उसी को चिक्का युक्त जलोढ़ मृदा में जल को रोकने की क्षमता जो होती है सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है, मतलब चावल उत्पादन में सबसे पहला नंबर पे कौन है, चीन। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र है। ठीक है, भारत दूसरे नंबर पे है। अनुकूल जलवायु दशाओं में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। तो कहाँ कहाँ, पश्चिम बंगाल में। तो भारत में भी अगर पूछा जाए कि भारत में किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल में क्या है, चावल की अत्यधिक खेती होती है। उष्णकटिबंध में जहाँ पे उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता यानी वर्षा हो तथा जलोढ़ मृदा पाया जाए तो वहाँ चावल की खेती होती है। चीन चावल उत्पादन में नंबर 1 पे है, भारत दूसरे पे, जापान तीसरे पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं वर्धन काल के मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है और मध्यम तापमान और वर्षा भी कम चाहिए। ठीक, शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो कटाई के वक्त तेज धूप चाहिए, परंतु इसको वर्धन के वक्त मतलब जब इसकी वृद्धि हो रही हो तो तापमान कम चाहिए और वर्षा भी। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मिट्टी में, किसमें, सुअपवाहित दोमट मिट्टी में होती है, सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। तो गेहूं कहाँ, संयुक्त राज्य ठीक है। आगे, भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। किस ऋतु में, ठंडे के मौसम में उगाया जाता है। कौन, गेहूं। लिख चुके होंगे। आगे, मिलेट, मतलब मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में भी जाना जाता है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में, मिलेट किस मृदा में, कम उपजाऊ बलुई मृदा में होती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान, प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी, ज्वार, बाजरा और रागी की फसलें भारत में मिलेट के तौर पे होती है, उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। आगे है मक्का, यहाँ पे आप देख सकते हैं मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां भी मौजूद है। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। मध्यम तापमान, वर्षा, मध्यम और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाही उपजाऊ मृदा में आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत, मैक्सिको में उगाई जाती है। तो मक्का में भी अमेरिका नंबर 1 पे है। कपास इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, ठीक है, उच्च तापमान और हल्की वर्षा
ठीक है, ये सबको आप शॉर्टकट में लिखिएगा। उच्च तापमान, तो तापमान टेम्परेचर डेल टी लिख के ऊपरी रुखा कर दिए। ठीक है, हल्की वर्षा तो थोड़ा थोड़ा वर्षा डाल दिए। ठीक है, संकेत में 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता पड़ती है। यह काली मृदा और जलोढ़ मृदा में कपास की खेती होती है, इसलिए काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं। सर्वोत्तम उक्ति है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र कपास में अग्रणी देश हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के तौर पे इस्तेमाल होता है। किसमें? सूती वस्त्र उद्योग के लिए ही क्या होता है? कपास की खेती होती है। यहाँ पे है रोचक तथ्य कॉफी के बारे में। कॉफी के पौधे की खोज किसने की? कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी, कौन था? कालदी अरबी, जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी इस सदाहरित पौधे को फलियों को चख कर देखा, जिन्हें उनकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसके आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। ठीक है, तो ये कौन था? ये वही कालदी चरवाहा था। कालदी चरवाहा ने कॉफी की खोज की। कालदी चरवाहा। पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है और यह जलोढ़ मृदा में ही उगाई जाती है। अच्छे ढंग से विकसित होती है। इसके लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु। कैसा कैसा चाहिए? उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंध क्षेत्रों में, चूंकि वहां तापमान मिल जाएगा उच्च तापमान। ठीक है, भारत और बांग्लादेश में पटसन अग्रणी उत्पादक है। भारत नंबर 1 पे है। ठीक है, पटसन में। आगे कॉफी, इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए। कॉफी के लिए क्या चाहिए? गर्म एवं आर्द्र। गर्म का मतलब तापमान ज्यादा हो, आर्द्र का मतलब नमी ज्यादा हो। ठीक है, सुअपवाहित दोमट मिट्टी। किसमें? दोमट मिट्टी में कॉफी की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है। कौन सा? पर्वतीय ढाल। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक देश है, ये याद रखें। ब्राजील जो है वो कॉफी का अग्रणी उत्पादक देश है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। आगे है चाय। यहाँ पे देख रहे हैं चाय भी की रोपण कृषि। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित क्या होना चाहिए? समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिक की आवश्यकता होती है। आगे है कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में की जाने वाली प्रयास से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो कृषि का विकास का क्या है परम लक्ष्य? खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना ताकि सभी के लिए भोजन उपलब्ध हो सके। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकताओं के आधार पर हर समय पर्याप्त हो, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जातों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसल उगाई जाती है।
जोतों पर, छोटी जोतों पर, जातों पर नहीं। बड़ी जोतें वाणिज्य कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फार्म, एक भारत और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों का सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि में के विषय में जानें कि विकासशील देश में कैसे कृषि हो रहा है और विकसित देशों में कैसे कृषि हो रहा है। भारत का एक फॉर्म, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है जिसके पास 1.5 हेक्टेयर का एक फॉर्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाली बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं, चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहां की एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से, मतलब कहाँ से, कृषि सहकारी समिति से बीजों के लिए उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी, जहाँ पे उस फसल बेचा जाता है, उसको मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडार सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पाद को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण को सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म का औसत आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रारूपी फॉर्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है, जबकि यहाँ 1.5 हेक्टेयर का, वो भी बहुत बड़ा था 1.5 हेक्टेयर। यहाँ तो 1 कट्ठा 2 कट्ठा के होता है ना। किसान सामान्यतः फॉर्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, मतलब किसान जो होता है फॉर्म में घर बना के रहता है। ये देख रहे हो पूरा का पूरा बड़ा बड़ा दम। किसान सामान्यतः फॉर्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य, एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा, मतलब आश्वस्त का मतलब निश्चित हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, जहां मृदा का जांच किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। उससे पर्याप्त पोषक है या नहीं। ये परिणाम जो होरान को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करती है। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीन, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं तथा बाजार अभिकरणों, मार्केट एजेंसियां में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह। तो आप समझ गए होंगे कि वहाँ बहुत बड़े बड़े फॉर्म हैं, क्योंकि वहाँ की आबादी कम है और क्षेत्रफल वहाँ ज़्यादा है।
और यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कृषि कारकों को जो कृषि को प्रभावित करते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या है, रोपण कृषि क्या है। आप चाहें तो इसके क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो हम और भी वीडियोज़ बना के आपको इसके क्वेश्चन आंसर के अलग से वीडियोज़ बना के दे देंगे, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेके भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन आंसर को ज़रूर बनाएं, इससे क्या होता है कि आपकी लैंग्वेज मजबूत हो जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। यहाँ पे क्विज है जो कि आप कितने पढ़े और उसके हिसाब से इसको यहाँ पे शब्दावलियाँ लिखना होता है। तो गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में।